खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, तार मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाज़रीन, हमारे साथ इसके अलावा दो इंतहाई सेलिब्रेटेड हमारे जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब और फरिया इदरीस साहब भी हमारे साथ होंगे। मैं कुछ खबरें बता दूं, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात एक सबसे बड़ा एक सवाल बना हुआ है। बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या नया गेम प्लान बनाया है, जिसका थोड़ा सा इशारा वो जलसों में दे रहे हैं। नवाज शरीफ इस साल पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी खबरें आ रही हैं कि कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे और हुकूमत माशी चैलेंजेस से निपट पाएगी या नहीं। बड़ी साहब, मैं पहले मालिक साहब की तरफ जाता हूँ। मालिक साहब, अगर बादियों नज़र में देख तो ज़मीन पर जो सूरत हाल है उसमें तो एक हमें सर्ज नज़र आती है PTI में, अलबत्ता आसमान पर उनके हालात कोई मखदूश नज़र आते हैं। तो हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी मैनेज्ड? ये कोई एक क्या अफेयर बनता नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि अब एक ऐसा ऐद है कि वारदात छुपती नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, 17 तारीख के इलेक्शन को? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा गाजी साहब। ये कहने को बाई इलेक्शंस हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि एक जनरल इलेक्शन छोटी स्केल पे हो रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब हमने देखना है, क्योंकि जब हम उनके कैंडिडेट्स को देखते हैं PMLN के, वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के की बातें कर रहे हैं। जो PTI के कैंडिडेट्स वो लार्जर उस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता लगेगा कि इस बारी लोग हल्के की सियासत को ज़्यादा देख रहे हैं कि लार्जर बयानियों को ज़्यादा देख रहे हैं। एक तो ये डिफाइन करेगा। दूसरा, मेरा ख्याल है कि ज्यादा खतरा इमरान खान को इसलिए नहीं है कि अगर वो लूज करते हैं तो जाहिर है उन्होंने कहना है कि देखें जी सारा कुछ हमारे खिलाफ था, हल्का बंदियां हुई, उसमें गड़बड़ हुई, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमजा के पास थी, सब कुछ था। अगर जीतते हैं, और मेरा ख्याल है अगर वो एनीथिंग अबव, अगर वो 7-8 सीटें भी ले जाते हैं तो बहुत बड़ा वो क्लेम कर पाएंगे। और वो फिर उस पर इनका ये शायद ये बयानिया बने कि देखें इनको 12-13 सीटें चाहिए थी अपनी गिरफ्त को दूर करने के लिए, वो इन्होंने रख ली ध्यानली से, और जो फेयर इलेक्शन वो हमारा जीत गया। ये ज्यादा बड़ा, इसके अंदर ज्यादा मेरे ख्याल में पिटफॉल जौन सा है वो PMLN के लिए है। अगर वो सीट्स हारते हैं, और कम अज कम बकौल उनके जी 16 तो हमारी जेब में है, शायद 3-4 ये ले जाएंगे, तो अगर वो हारते हैं तो फिर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा सेंटर पे और एस्टैब्लिशमेंट पे पड़ जाएगा कि इमरान खान का जोर है, सब कुछ है, पंजाब की सीटें हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि 10 इसमें वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट जीते थे, और ये भी हमें देखना होगा कि इंडिपेंडेंट तो हमेशा जीतते हैं लोग और फिर पार्टीज ज्वाइन करते हैं। क्या उनका वोटर उनको उस तरह लोटा समझेगा कि डायरेक्टली जो PTI का बंदा स्विच किया वो तो लोटा है? क्या इंडिपेंडेंट्स को इमरान खान के साथ जुड़ने में, बाद में छोड़ने पे उनके ऊपर लोटे वाला कितना स्टिक करेगा, क्या इफेक्ट होगा? तो इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक है। और PMLN लड़ रही है इसको एज लोकल पॉलिटिक्स। इमरान खान साहब लड़ रहे हैं नेशनल बयानिए पे, उनको हर ऑप्शन है भी नहीं, बिकॉज अगर वैसे जाके लड़ेंगे लोकल इश्यूज पे तो लोकल इश्यूज में लोग पूछेंगे 3.5 साल रोजगार साहब ने हमारे लिए क्या किया। सो ये इंटरेस्टिंग दो बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी मुझे नजर आ रही है, और इससे हमें वोटर आज बहुत अच्छा पता लग जाएगा, क्योंकि अब अनडिसाइडेड वोटर बहुत थोड़ा है। लेकिन असल चीज ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशनल में हमेशा ये जरा मार खाती है PTI, और इमरान खान साहब ने देखा था कि जलसों में लोग आ जाते हैं, ऑन देयर ओन भी बहुत आए हैं। क्या वोटर उस दिन, ये अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ना हुई, क्या ये वोटर को ला पाएंगे, वो मजमे ट्रांसलेट करें वोट में? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक है अभी मरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिखा, मालिक साहब की आपने बात सुनी, इस बेस पे ये जो 20 इलेक्शन है, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग लोकल नहीं, ये पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन से ज़्यादा जदोजहद कर रही है, क्योंकि इस इलेक्शन पे बेस उनके अगले 5 साल भी है, इस इलेक्शन के बेस उनके बाद जेलें भी हैं। अब जबकि इन 2 महीनों में महंगाई अपनी पीक पर जा चुकी है, बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा और रोजमर्रा अशिया की कीमत में इजाफा, वो नून लीग ने सारे ही लोटों को टिकट दे दिया, जो कि मरियम साहिबा का एक बयानिया था। ऐसे में बादियों नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जाने से वो रेस्क्यू हो गए और लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि मुस्लिम लीग नून को किस बेस पे वोट मिलेगा। मैं जिसमें नून लीग से मिलता हूँ वो कह रहे हैं जी इन्होंने बड़ी ज्यादती की, हम 3.5 साल हम कुर्बानियाँ करते रहे और अब लोटों को वोट दे दिया। तो क्या आप समझ रही हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी लोटों को बनरा बना के इनको वोट देने से वोट बैंक कम होगा नून का? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक तो मालिक साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है और मैं उसी से बात आगे बढ़ाती हूँ। बहुत अहम इलेक्शन है और इसको आप समझ लें रेफरेंडम
एक किस्म का है। जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो हम सब देख रहे हैं कि उससे उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि अगर हम आज से 4 महीने पहले चले जाएं और उस वक्त अगर ये इलेक्शन हो रहे होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इस वक्त जो तमाम का तमाम फ़ायदा है वो हमें PTI की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें PMLN को भी एज हासिल है। मसलन एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के इलेक्शन में एक तासुर बड़ा अहम होता है, ख़ासतौर पे वहाँ के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर, कि ये किसके साथ है। एक नेचुरल इंटरनेशन है पंजाब के टुवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट, टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ मिलकर रहते हैं, उनके साथ मिलकर चलते हैं। सो एक जो तासुर इस वक्त बन गया है, ठीक है गलत, मगर ये तासुर बन चुका है कि इस वक्त ये दोनों ही PMLN के साथ हैं। दूसरा, अब मरियम नवाज कैंपेन के लिए निकली हैं और वो एक कोशिश इस बयानिए की बनाने की कर रही हैं जो कि यकीनन लोकल पॉलिटिक्स के साथ साथ एक जनरल बयानिया उनको भी अंदाज़ा है इमरान खान साहब का है। उसी को काउंटर करने के लिए वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमने माजी में भी लोड शेडिंग खत्म की थी, हमने माजी में भी महंगाई खत्म की थी। ये कहते हुए वो अपने एलआई को ही इल्ज़ाम दे रही हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का जिक्र करती हैं, उसके बाद अपनी हुकूमत की वो बार बार जिक्र करती हैं, लेकिन हम ये दोबारा करेंगे, हमें कुछ वक्त चाहिए। मगर अब ये कितना लोगों में जाकर इसको पजीराई मिलती है। ऑन ग्राउंड आप बात करें, हर हल्के की एक अलग सियासत नजर आती है, मगर ये बात तकरीबन तमाम रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि जो सूरत हाल PTI की कुछ महीने पहले थी उससे अब वो बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। ख़ास तौर पे यकीनन एक जो लोटाक्रेसी का उन्होंने पूरा उस हवाले से लोगों के दिलों में शदीद कदूरत फैलाई है, लोगों को एहसास दिलाया है। उसके हमने मनाजर भी देखे हैं, सड़कों के ऊपर लोग जाके आवाज़ें लगाते हैं, लोग उसके हवाले से प्रोटेस्ट करते हैं। ये भी एक मामला है जो इस के अंदर आपको एक बड़ा फैक्टर नजर आएगा। हैविंग सेड दैट, यकीनन जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अहम है। PMLN को कितनी चाहिए? अगर वो इंडिपेंडेंट्स की तरफ से पूरे के पूरे उनको इत्मीनान है तो फिर वो कहते हैं 9 सीट्स उनको चाहिए, दूसरी तरफ उनको 13 चाहिए। PTI ये समझ रही है कि अगर वो 13-14 सीट्स निकाल जाते हैं तो फिर वो एक सेफ पोजीशन में है। सो कांटे का मुकाबला है। यकीनन कुछ सीट्स हमें ऐसी नजर आ रही हैं जिस पर PTI को वाज़ेह तौर पर बढ़तरी हासिल है, कुछ PMLN की नजर आ रही है, मगर ओवरऑल क्या होगा सबको इसका अंदाजा है। एक बात मैं ऐड जरूर करूंगी कि लोकल पॉलिटिक्स के साथ साथ नून लीग थोड़ा सा जनरल पॉलिटिक्स की तरफ भी जा रही है। मसलन आप देखें कुछ रिलीफ की खबरें, ये खबरें आई कि वहाँ पे लोड शेडिंग कम की गई है, फिर ये खबरें भी आई अभी दोबारा बिजली 100 यूनिट वाली सस्ती करने की खबर, और भी दीगर मामलात। आज हमने देखा कि ये खबर आई है कि तमाम जो ब्रीफिंग्स हुआ करेंगी वो ऑनलाइन दिखाई जाएगी। तो वो कोशिश पूरी दोनों जमातें करी हैं, नतीजा यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये फरिया आपने बड़ा इसको, आप हमारे साथ रहिए और मैं मालिक साहब एक अजान की ब्रेक है नाज़रीन, और अजान की ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जारी है, एक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मालिक साहब, एक सवाल, अब हमारे नेशनल मीडिया में एक इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, इकनॉमिक एंड सोशल मेल्ट डाउन। न्यूज़ की में अगले दिन खबर थी और आर्टिकल था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जान की मान पाऊँ और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर पाऊँ तो एक इकनॉमिक मेल्ट डाउन है। इन द फेस ऑफ दिस इकनॉमिक मेल्ट डाउन ये सियासत पर कैसे असरअंदाज होगा, ख़ास तौर पर हुकूमती और जो एक मुक़्तदर तबकों की सियासत है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ मैं फिक्र पहले ऐड कर दूँ। फरिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी वहाँ साइकी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है और क्या होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है अभी बयानिए में, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त एक एसेट के बजाय लायबिलिटी बना दी है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग कन्विंस्ड हैं कि जी इनकी गवर्नमेंट गिराने में फौज की आला क़यादत इन्वॉल्व थी और बाकी इंटरनेशनल साजिश छोड़ दी जाए, डोमेस्टिक लेवल पे भी रखें, तो ये भी हो सकता है कि वो जो फौज वाला गुस्सा है कि जिन्होंने इमरान को निकाला है वो भी PMLN के ऊपर निकले। बिकॉज ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये देखना होगा कि क्या ये जो कल तक एसेट होता था, 1 पेज गारंटी होती थी आपके जीतने की, क्या इस बार इलेक्शन में 1 पेज लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो आपने मेल्टडाउन की बात की सारी चीज, लेकिन ये बड़ा ही टफ टाइम है PMLN के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। इस लिहाज से वो देखें, आम आदमी ये नहीं सोचता कि वो जी इमरान खान की वजह से हुआ, वो आज में रहता है।
आज उसको शहबाज शरीफ नजर आ रहा है, आज उसको हमजा शहबाज नजर आ रहा है, और आज उसको आज की मुश्किलात नजर आ रही है। फिर जब ये बार बार कहते हैं कि आने वाला वक्त बड़ा टफ है, अभी और भी 6 माह सख्त होंगे, 9 माह सख्त होंगे, तो उम्मीद जो होती है वो भी सामने नहीं आती। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम देखिए जो 10 लोग इनसे इलेक्शन जीते वो लोग हैं जो हमेशा इंडिपेंडेंट जीते रहे, तो उनका एक अपना वोटर बेस है। और जितनी अब पोलिटिकल डिवाइड हो गई हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि अब अनडिसाइडेड वोट बहुत थोड़ा रह जाएगा। मेन अपने अपने वोट है। असल चीज़ ये है कि वोटर को लाता कौन है और कौन उस दिन ट्रांसलेट करता है। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है पीटीआई की, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी कमज़ोर रही है। इस वक्त लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब की पिछले आप 10 दिन की आप मूवमेंट्स देख लें, वो उनका 90% कॉन्सेंट्रेशन अपने बेटे के इलेक्शन के ऊपर है। पहले इनके पास जहांगीर तरीन होते थे, अलीम खान होते थे, पैसे भी बड़े खर्चते थे, ऑर्गेनाइज भी करते थे, सारी गेमें करते थे। इस वक्त कौन है वहाँ? शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, फवाद है, अगर वो बड़ी ज़बरदस्त खातून है, या उसमें राशिद साहिबा पंजाब की वो सदर है, लेकिन उनकी वो कैपेसिटी नहीं है या वो उनकी वो स्किल्स नहीं है कि पंजाब से बंदेगी। वो हमने जलसे में देखे लोग आ भी जाते हैं सब कुछ, और अगर आप इस बात पे काउंट करें कि लोग आ जाएंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, जब इतनी महंगाई है और सब कुछ है, तो ये वोटर के एंगल से भी सोचना चाहिए कि एक आदमी घर से निकलेगा, पेट्रोल इतना महंगा है, सब कुछ है, वो अगर अपने पे उसने आना है और आके वोट डाल के जाना है, तो गरीब से गरीब इलाके में भी ना उसको 300-400 का टिका लगेगा, आना जाना खाना पीना सब कुछ। कितने लोग 300-400 रुपया खर्चेंगे अगर इन्होंने अपने वोटर्स को फैसिलिटेट ना किया? और ये मुझे एक कमजोरी नजर आ रही है। और खुद इमरान खान साहब ने माना कि हमें 2013 में भी हमारा यही नुकसान था। अभी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखी हैं, 2-3 बार इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज जब करवाई, बाद में सारे ऑर्गेनाइज करने वाले फारिग कर दिए गए। ये एक बड़ा सीरियस है। PMLN जो इस मामले में है, बड़ी उनकी वेल और रिग्ड ऑयल मशीन है। हमजा शहबाज जो थे, आपको याद होगा कि जब उसके वालिद भी थे चीफ मिनिस्टर, तो सारा ऑर्गेनाइजेशन और सारी नेटवर्किंग हमजा संभालते थे। तो हमजा को पता है किस तरह करना है, इलेक्शन कैसे लड़ना है, कैसे लोगों को करना है, बरादरी अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह। एक इम्पैक्ट एक हद तक आएगा कि बरादरी और ग्रुपिंग कम होगी। बट हैविंग सेड दैट, आपको पता है हमारे पंजाब में शरीका होता है, अगर भट्टी साहब एक तरफ खड़े हो गए तो मैंने ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप की तो साथ लग जाना है। उसमें PTI का उसका ताल्लुक नहीं, शरीकों का ताल्लुक है। यही अब हमने देखा है कि क्या इमरान खान साहब का बयानिया इतना मजबूत हो गया कि वो इन तमाम चीज़ों को 1 by 1 डिसमेंटल कर दे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी रास्ता ना रोक सके, पुरानी वोट डालने की आदत भी रास्ता ना रोक सके, ब्रादरिज्म भी आपका रास्ता ना रोक सके, और इलेक्शन डे वाले दिन अगर आपकी मशीनरी ठीक नहीं है तो फिर भी लोग उसी लेवल पे आ जाएं जितने आपको चाहिए। बिकॉज PTI को जीतने के लिए टर्नआउट चाहिए। आप फरिया इदरीस साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अफ्रीका में आपसे ये चाह रहा हूँ, मैं कमेंट अपना करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खान साहब की तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत और एम्पायर इकट्ठे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनकी मैं तकरीर सुन रहा था साहिवाल में। मेरा सवाल ये कि PTI एक किस्म का कंसेंसस के साथ जा रही है कि हमारे खिलाफ धांधली होगी, तो अगर वाकई रिजल्ट अच्छे नहीं आते, PTI के हक में नहीं आते, तो आप इमरान खान का एग्रेशन किसके खिलाफ देख रही हैं? एम्पायर के खिलाफ देख रही हैं, हुकूमत के खिलाफ आएंगे कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे? क्योंकि क्या रिएक्शन होगा? दिस इज कंसर्न। जी, ये बात अहम है कि वाकई बहुत सारे मामला में आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ है नरम। अगर आपको याद हो तो जलसों में पहले बहुत शोर तरीके से वो अमेरिका के खिलाफ बात करते थे, फिर वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुख हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें से अमेरिका का एलिमेंट बड़ी हद तक निकल गया है, दूसरे एलिमेंट्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी अहम बात अभी मालिक साहब कर रहे थे तंजीम साजी के हवाले से, देखिए आप जितना मर्जी कह दें हमारे खिलाफ धांधली होगी, सब हमारे खिलाफ है, लेकिन आखिर वक्त में जो सबसे अहम बात होती है वो आपका वोटर है। वोटर वहां पहुंचा, उसने वोट कास्ट किया, आपने उसकी मदद की। जो इलेक्शन डे की डायनामिक है वो बिल्कुल अलग है। इलेक्शन जीतने में तकरीबन 80% वो मैटर करती है। मसला ये है कि PTI एक ऐसी जमात है जो अपनी गलतियां मानती तो जरूर है, मगर मुझे नजर नहीं आता वो उनसे सीखती हुई भी नजर आती है। मसलन अभी कुछ दिन पहले परेड ग्राउंड में जलसा था खान साहब का और मैसिव क्राउड, मगर स्टेज के ऊपर खुद फवाद चौधरी साहब ने हमें ये बताया कि प्योरली बाय चांस पत्थर लगने से बच गए खान साहब।
जो पुलिस थी उसने भी इस हवाले से हाईलाइट किया। एक स्टेज मैनेजमेंट के ऊपर, कंसिडरिंग कि ये वो जमात है जहां स्टेज की ही मैनेजमेंट खराब होने की वजह से इमरान खान साहब को शदीद जख्मी हो चुके हैं 2013 में। बार बार वो कहते हैं हमारे स्टेज को मैनेज करना मुश्किल है, उसके बावजूद आज भी वही मसला है जो 2013 में था। यही जो पंजाब में बाद में हमने पहले भी देखा, 2013 में भी, उसके बाद भी वो बार बार कहते रहे, बाई इलेक्शंस जो होते रहे हैं माजी में उसमें कहते रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, हमारे लोकल आपस में इनफाइटिंग हो जाती है पार्टी की। ये जो एक डिसिप्लिन की कमी हमें नजर आती है और जिसका नुकसान भुगतती है। कई जगह पे हम देखते हैं पीटीआई के खिलाफ काम कर रही होती है, किसी को टिकट नहीं दिया, दूसरे लोग नाराज होकर उन्हीं के खिलाफ काम करना शुरू हो रहे हैं। एक दफा नहीं 12, इस दफा भी हम हल्कों का पोस्टमार्टम करें, आपको बहुत जगह ये सियासत नजर आएगी। ये जो बातें हैं ये बहुत काउंट करेंगी इस इलेक्शन में। फिर गुस्सा जिसकी तरफ भी जाए सियासी तौर पे, लेकिन असल मामला तो यही है। और इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट, या एटलीस्ट मैं समझूं कि शायद ये वक्त है कि पीटीआई थोड़ा सा तो सोचेगी कि इतने बड़े सूबे को हमने दिया हुआ था उस्मान बुज़दार साहब को, और उस्मान बुज़दार साहब में बहुत खूबियां होंगी जो खान साहब बार बार बताते हैं, लेकिन आज इस इलेक्शन के वक्त उनको कम से कम ये एहसास तो हो रहा होगा कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी होती जिसके इनरोड होते पंजाब के अंदर, तो आज बहुत जगह पे उनको मदद हो रही होती। दूसरी जमातों के लिए तो आप ये बात कहते हैं कि उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं, वो अंदर तक सरायत कर चुके हैं, मगर कुछ जो पॉलिटिक्स की तरीक़ाकार है, जो टेक्निक है खासतौर पे इलेक्शन की डे की, उसमें बहुत काम आता है अगर आपकी एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर चुकी हो। क्योंकि बुज़दार साहब की उस किस्म की पर्सनैलिटी ही नहीं थी, उन्होंने इस किस्म की वहाँ पर अपनी मजबूत जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है बनाया ही नहीं है। सो उसका भी बहुत नुकसान होने का खदशा है इस इलेक्शन में। अच्छा मालिक साहब ये बताएं, एक जिसे न्यूट्रल कहते हैं, और इंतज़ामिया तो हमारी इतलात के मुताबिक बड़ी मेहनत कर रही है शबो रोज़ के किसी तरीके से इलेक्शन हमजा साहब जीत जाएं, या किसी तरीके से वोटर को पकड़ के पर्ची की बजाय वो वोटर बॉक्स में डाल दे। डू यू थिंक अगर ये पूरी ताकत लगाते हैं तो, जैसे आप भी कह रहे थे, पीटीआई के पास इतनी जो तंजीम साजी है इतनी मजबूत नहीं है कि ये उस इलेक्शन की नून लीग जिसने पीएचडी की हुई है उस धांधली को रोकने की सलाहियत, और वैसे न्यूट्रल की भी हमायत हासिल हो तो एक होता ना वाह भाई वाह ने बात नहीं हो जाएगा काम। नहीं देखिए, बिल्कुल अगर आप डिस्पैशनेटली देखें तो मजबूत ज्यादा पोजीशन पीएमएलएन की है, लेकिन बात ये होती है बड़ी साहब एक फिजा बनती है, जैसे वेव का पता नहीं होता कब बन जाए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट निकली कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी वेव बन जाएगी। खुद खान साहब कहते हैं उनको भी अंदाजा नहीं था, विच इज ट्रू। इनका आपको पता है इनका प्लान पीएमएलएन वगैरह का क्या था। इनका प्लान था हम आएंगे 1.5-2 महीने रहेंगे, अपना नैब लॉ चेंज करेंगे, ओवरसीज लॉ चेंज करेंगे, 1-2 चीजें अपने केसेस वेसिस ठीक करके 2 महीने के अंदर चले जाएंगे, और इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी वो बजट पेश करे, और हम इमरान खान पे सारा बोझ होगा इकोनॉमिक मैस का, तो हम आराम से जीतेंगे। वो वेव इतनी जल्दी बन गई कि इनको 2-3 हफ्ते समझ ही नहीं है कि अब करना क्या है। ऊपर से IMF और इकोनॉमी का दबाव, और ये फंस गए, इनको रुकना पड़ गया। आप अगर उस वक्त इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब था कि ये सारा मलबा इनके सर था, अब इनको फंस गए 1 साल के लिए। वेव की असल बात अब देखना है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे नजदीक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वोटर उन 20 हल्कों के, क्या वो उनके दिमाग में ये एक लोकल इलेक्शन आएगा कि क्या पीटीआई ये कामयाब हो गएगी साबित करने में कि नहीं ये जनरल इलेक्शन के माहौल में लड़े। देखिए आपको भी पता है, आपने भी इतने साल रिपोर्टिंग की है बाई इलेक्शन की हमने भी की है। बाई इलेक्शन में एक तो वोटर का इंटरेस्ट आता रहता है ट्रेडिशनली जो होता है, फिर वो कहते हैं यार गवर्नमेंट नहीं जितना है की लोड है सब कुछ। इस बार मुख्तलिफ है, हर कोई इसको टर्निंग पॉइंट देख रहा है। पीएमएलएन का सर्वाइवल पंजाब गवर्नमेंट का और उससे लिंक का सर्वाइवल। इमरान खान को पता है कि अगर इसमें मैं मेजॉरिटी सीट जीत जाता हूं तो मेरा इतना प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट पे पड़ जाएगा और तमाम बयानिए पे कि मुझे शायद अर्ली इलेक्शंस की डेट इनको मजबूरन देना पड़े। अच्छा मालिक साहब, अदब एहतराम से आपके तजर्बे से बैठाऊं, अगर साबिक वजीर आज़म इमरान खान अपना वसीम अकरम प्लस ऐन मौके पे 5 दिन पहले इलेक्शन में डाल दे उस्मान बुज़दार को, तो क्या टर्न आउट चेंज हो सकता है? समझा नहीं, सॉरी। अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपना मेन प्लेयर वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार
इलेक्शन कैंपेन के लिए जो 17 जुलाई को हो रहा है, 13 को उनको बीच में भेज दे तो वो पासा पलट सकते हैं। मेरा तो ख्याल है अगर 23 तारीख से पहले भी भेज दिया ना तो पाकिस्तान के खिलाफ पलट जाएगा। बुज़दार साहब जहां भी हैं उनको वहीं रखें, सबके हक में बेहतर है। मगर फ्रिया, मैं फ्रिया आपसे एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ बड़ा इब्तदाई सवाल है जो मैं चारों अपने साथियों मैं बताऊं किधर है, मैंने पता करने की कोशिश की किधर है बुज़दार साहब। वो बड़े कीमती बंदे हैं, वो आसानी से मिलते नहीं हैं। मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं साथ अपना कमेंट करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है बुनियादी इशू जिसमें मैं चारों को कह रहा हूँ अपने अपना कमेंट करें, पाकिस्तान का प्रेजेंटली जो सबसे बड़ा मसला है वो क्रेडिबिलिटी का है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। अगर इमरान खान हारता है तो इसका मतलब है अंपायर ने और हुकूमत ने धांधली की है। मुझे इस पर 1% भी डाउट नहीं है। अगर अब नून जीती है तो इसका मतलब है कि वही ये इलेक्शन नहीं है। तो ऐसे इलेक्शन से क्या आप तवक्को कर रहे हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? एक माइंडसेट उधर भी है, एक माइंडसेट उधर भी है, तो क्या समझते हैं हम इस तरह के इलेक्शन से कोई फायदा होगा? ऐसा बयानिया बना दिया है खान साहब ने, और बयानिया बनाने में यकीनन उनको इस बात की क्रेडिट देंगे कि आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर PMLN जीती है तो PTI ने पहले ही इस हवाले से बातें हाईलाइट की हैं कि ऑटोमेटिकली वो ये कह के मेरे को खिलाफ तमाम लोग थे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो बड़े वाज़ेह तौर पे अपने तराज़ात बता चुके हैं। यास्मीन राशिद साहब के बयानात हमारे सामने हैं, दीगर उनके जो लोकल मेंबर हैं वो अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि एम्पायर जो है वो मेरे खिलाफ हैं। सो उन्होंने हुकूमत के बारे में पहले ही तमाम जमातें उनके खिलाफ इकट्ठी मिल के लड़ भी रही हैं। सो ये यहाँ तक पॉलिटिकली तो ये बात हमें नजर आती है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ दीगर तमाम जमाते हैं। सो इसमें से अगर जीतते हैं खान साहब तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, और अगर हार जाते हैं तो वो फिर भी उनकी डिफीट इसलिए नहीं होती कि इस हवाले से उनका बयानिया जो है उसको तकवीयत ही मिलती है। उस्मान बुज़दार साहब की मैं आपको खबर देना चाहिए थी, हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया है कि किधर हैं, क्योंकि नजर आने चाहिए थे पंजाब के इलेक्शन में। खान साहब से भी पूछा, फिर फवाद चौधरी साहब ने हमें बताया कि मैंने खुद भी उनको फोन किया, मैं भी ढूंढ रहा था कि किधर है। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर इतने मुकदमात बनाए हुए हैं इन लोगों ने कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं कहीं और जाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ये फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हमें बताया। अच्छा मालिक साहब, मैं एक सवाल करता हूं, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूं कि ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरी नज़र में PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों का मुस्तकबिल इन 20 ज़िमनी इलेक्शनों में है। ये दोनों भरपूर कोशिश करेंगे। इसका नतायज यकीनन दोनों सियासी जमातों के, चाहे PTI और नून लीग, इनके फ्यूचर पे है। तो क्या आप समझते नहीं कि ये दोनों अपनी मैक्सिमम जदोजहद करेंगे? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा बड़ी साहब के ये मालिक साहब, सॉरी ताहिर मलिक साहब कह रहे थे, माफी चाहता हूँ, मालिक साहब नहीं कह सकते ये। मैं तो कह रहा हूँ कि ये है ही जनरल इलेक्शन में, लेकिन जो ताहिर ने अभी सवाल पूछा है, देखें क्रेडिबिलिटी मैटर नहीं करती। क्रेडिबिलिटी वहाँ मैटर करती है जहाँ पे पहले इखलाकियात हो। इखलाकियात तो हमारी सियासत में बहुत पहले मर चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। और दूसरा क्रेडिबिलिटी वहाँ मैटर करती है जहाँ पे अनडिसाइडेड वोटर बहुत ज्यादा, बीच में अच्छी तादाद। यहाँ पे अनडिसाइडेड कोई नहीं। यहाँ पे जो PMLN का वोटर PMLN का है, जो इमरान खान का वोटर है उनका वोटर है, जिसकी हक में ना हुआ उसने कहना दूसरा चोर है। इसलिए क्रेडिबिलिटी किसके लिए? यहाँ तो अदवी तादाद है। देखें, जब नेशनल असेंबली में बड़ा पड़ा वोट ना करवाने पे सबकुरवत का, क्या वो इखलाकी चीजें थी? नहीं थी। जिस तरह पंजाब असेंबली का फिर हमजा वगैरह ने किया, क्या वो इखलाकी चीजें थी? वो नहीं थी। क्या जिस तरह परवेज लाई साहब ने स्पीकर के ऑफिस में किया, वो इखलाकी चीजें थी? नहीं थी। जो सदर साहब कर रहे हैं, क्या वो कानूनी इखलाकी चीजें नहीं है? कौन कर रहा है इखलाकियात? कौन क्रेडिबिलिटी का फिक्रमंद है? किसी को फिक्र नहीं है। मालिक सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मालिक सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरा आपसे सवाल है, अगर इमरान जीत जाता है तो फिर वो बयानिया किधर गया, अमेरिका वाला और एस्टेब्लिशमेंट वाला? तो इतनी कमजोर प्लानिंग थी कि 2 महीने के बाद वो वापस उसका रास्ता दे देंगे। तो क्या फिर रैशनल फिर नहीं को बन रहा कि इमरान जीतेगा? नहीं, देखिए, खाली वो बयानिया नहीं है, लोकल पॉलिटिक्स भी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आखिर वो भी तो 30 साल से वहाँ बैठे हुए हैं ना, सही बैठे हैं, गलत बैठे हुए हैं। और जब मुझे एक चीज लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं वो जी ज़रदारी ने बड़ा माल बना लिया, मियाँ ने बड़ा माल बना लिया, या वो जी फरा गोगी ने माल बना लिया। देखें, जब ज़रदारी साहब अकेले बिलियनर नहीं हुए थे, ज़रदारी साहब के साथ वहाँ भी 300-400 खानदान 7 करोड़पति बिलियनर हुआ। अगर शरीफ खानदान में था तो ये अकेले नहीं हुए, इनके साथ
हवारियों की भी बहुत बड़ी तादाद करोड़पति हुई, अरबपति हुई, और वही लोग फिर इलेक्शंस में पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। तो हम फोकस कर लेते हैं वन मैन। अगर 20 साल एक गवर्नमेंट का रूल रहा है तो खाली रूलिंग फैमिली करोड़पति अरबपति नहीं होती, उसके साथ खोकर बरादरान भी करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, वो भी करोड़ों इलेक्शन में लगाते हैं। ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे, ये साइड से हर तरफ से पैसा भी लगेगा, इन्फ्लुएंस भी लगेगा, और इसको इलेक्शन को जीतने के लिए पीटीआई को एक्सेप्शनल चीजें चाहिए। अभी एस्टैब्लिशमेंट को आप निकाल भी दें, समझ ले एस्टैब्लिशमेंट साइड पे रह गई है। हमने देखना ये है कि पीटीआई के पास कितने खोखर बरादरान हैं, कितने इनके पास जहांगीर तरीन है, कितने दूसरे लोग हैं जो उसका पैसा अंदर फेंकेंगे, जो उसका ऑर्गेनाइज करेंगे। मुझे आप अगर पीटीआई के मेन लीडर्स निकाल दें पंजाब में, तब मुझे बताएं किसमें ये एबिलिटी है कि सारी चीज को संभाल सके। गुजरार साहब का जैसे फरिया ने कहा, 3.5 साल वो आदमी रहा, एक बंदा जोड़ा नहीं, एक बंदा तोड़ा नहीं। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर ऐसे होता है, ऐसे पंजाब चलता है। पंजाब की लोकल डायनामिक्स आप नहीं चेंज कर सकते, वो भी हकीकतें अपनी जगह पे हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर फौज डिसाइड कर ले तो एक मेजर साहब आके इलेक्शन जिता देंगे। वो 19-20 तो कर सकते हैं, वो 5 को 100 नहीं कर सकता, चाहे फौज का आर्मी चीफ भी आके बैठ जाए। सो हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है सारे में। इसलिए बयानिए का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इस बयानिए को बड़े ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने हैं, अपनी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल दूसरों के पास, फिर उनकी वोटर बेस अपनी, जो 10 लोग वो हैं, चाहे आप लौटेंगे जो भी कहें, वो बार बार अपने इलेक्शन में लोगों ने जीते हुए हैं। ये आसान इलेक्शन नहीं है पीटीआई के लिए, आसान नहीं किसी भी। और अगर ये मालिक साहब आपसे ही क्यों ले रहा हूँ, और फरिया इदरीस साहिबा आपकी तरफ सवाल लेके आ रहा हूँ। बड़ा ठीक फरमाया इन्होंने कि कितने खोखर बिरादरान हैं, कितना माल किसके पास है, बड़ा कब्जा ग्रुप किसके साथ है। मैं इसकी ज़रा मज़ीद तशरीह कर दूँ। ये हमने निसाबी किताबों में पढ़ा था कि बार बार इलेक्शन होने के बाद बड़ी निथर के जमहूरियत वापस आती है। तो आज मैं एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, क्या फ़र्क ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ में, परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में और इस शैम डेमोक्रेसी में, अगर ये सारी आर्गूमेंट जो उन्होंने दी है, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और मैं शायद इनके साथ इतफाक भी करता हूँ, तो ये क्या है, इतना महंगा इलेक्शन है, सानू 10 दिता करो। आज तो तुहाडे बादशाह ने लॉट ऑफ मनी यू कैन सेव एंड एटलीस्ट यू कैन स्पेंड ऑन पीपल, थाउजेंड मिलियंस ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ स्कूल और लोगों के पास इलाज नहीं है। बंद करें यार। क्या लगता है आपको फरिया साहिबा? देखिए, जो जमहूरियत है पाकिस्तान में, उसको तो उसके हवाले से तो बहुत किताबें लिखी भी गई हैं, बहुत लंबी बहस हम कर सकते हैं, मगर एक पॉइंट पे मैं हमेशा एक ही बात कंसिस्टेंटली कहती रही हूँ कि हम जितनी मर्जी जमहूरियत की डेफिनेशन निकालें, बहुत ज़्यादा हम अच्छी बातें करें, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, फिर भी एट बेस्ट इट्स क्रिपल्ड डेमोक्रेसी। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं रही है पाकिस्तान में। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि आप लोकल बॉडी को कभी भी मजबूत होने नहीं देते। हमने ये एक अलमिया देखा है पाकिस्तान में कि जब भी डिक्टेटर आए उन्होंने लोकल बॉडी को मजबूत किया, और जब भी डेमोक्रेट्स आए हैं वो लोकल बॉडी की तरफ जाते ही नहीं है, आ जाए भी तो उसको मजबूत ही नहीं होने देते। आपके पास सबसे बड़ी इसकी केस स्टडी कराची की सूरत में है। वहाँ के तमाम मामला जो है लोकल बॉडी की वजह से ही है। दूसरी बड़ी वजह यह है जिसकी वजह से ये एक माजूर जमहूरियत है, वो जो जितनी जमहूरी जमातें हैं उनके अपने अंदर जमहूरियत आप देख लें, आप डेमोक्रेसी का इंडेक्स ले आएँ और जाके इनको सबको देखें, एक एक जमात उठाते चले जाएं, उसको वहाँ पे पॉइंट्स देते जाएं, कभी इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या बात होती है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, हर कोई किसी ना किसी तरीके से कंपैरिजन कर रहा है जो बरतानिया में हो रहा है और जो पाकिस्तान में हुआ। बड़े मजाक भी उसके ऊपर लोगों को आ रहे हैं, लेकिन जरा उसको संजीदगी से सोचिए कि वहां पर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होती है। आप एक लीडर के खिलाफ बात कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं अपनी जमात के अंदर से। कोई आपको अपनी किसी जमात को छोड़ के किसी और जमात में जाना नहीं पड़ता, आपको डर खौफ नहीं होता। सो जब तक आपकी ये 2 बातें ठीक नहीं होंगी, हम बहुत सब जमहूरियत को यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन कैसे हम जमहूरियत का नाम लेंगे। सेकेंडली, इलेक्शन एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है जमहूरियत का। हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठ जाता है, हर इलेक्शन के ऊपर बादल आ जाते हैं काले, तो फिर आप कहाँ से समझते हैं कि आपकी एक पनपती हुई जमहूरियत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसको मैं बिल्कुल भी ये आर्ग्यूमेंट नहीं समझती हूँ कि हम समझें कि क्योंकि जमहूरियत ठीक नहीं है तो फिर हम किसी और ऑल्टरनेट की तरफ जाएं। जवाब हमें जमहूरियत से ही निकालना है।
उसी को ठीक करना है। मुझे फरिया मुझे एक ब्रेक लेनी है। कैसे करना है ये हम सबके मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक लार्जर पिक्चर में ये बात ठीक है। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि जमहूरियत होनी चाहिए, सवाल ये है कि जिस चीज़ का नाम हमने जमहूरियत रख छोड़ा है वो उसका जो हशर इस वक्त बरतानिया में हो रहा है, जमहूरियत है भी कि नहीं। फरिया साहबा ने जिसका जिक्र किया, जो तमाशा वहाँ पे बोरिस जॉनसन कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ अमेरिका में जो खेल रचाया जा रहा है, जो पता चलेगा 2024 में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ क्या होने जा रहा है। इस पे सवाल है कि हमें जो धोखा दिया गया उसका नाम क्या जमहूरियत रखा हुआ था हमने। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, यही सवाल पूछेंगे जनाब मोहम्मद मालिक साहब से और अपनी मोहतरमा फरिया इदरीस साहबा से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मालिक साहब, एक तो ये जो मैंने सवाल किया ये, और दूसरा ज़रा नवाज शरीफ साहब की वापसी में भी सुना है कुछ रुकावट आ रही है और सुना जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अलील तो बहुत ज़्यादा है मगर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, लिहाजा मनसूबा वापसी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई डोल्ड्रम्स में है। आपके पास क्या खबरें हैं? हाँ जी, मियाँ साहब का तो अभी लंबा फंसा हुआ है काम, लेकिन आई थिंक अभी डिलेड है, काफ़ी लंबा डिलेड है। लेकिन जो भी बात आपने पहले की और फरिया भी कर रही थी, देखें रियासत कानूनी अथॉरिटी पे चलती है और गवर्नमेंट मॉरल अथॉरिटी पे चलती है। हम बात कर रहे हैं, फरिया ने पॉइंट आउट किया बोरिस जॉनसन रिसाइन करके, जुर्म क्या था उस बंदे का कि कोविड के दिनों में उनके स्टाफ ने 1-2 पार्टीज थ्रो की, वो बात निकल आई। उनका एक जो डिप्टी चीफ विप था वो प्राइवेट क्लब में गया, ज़्यादा लगा ली और उस पर चार्ज है कि ही एम्बैरेस्ड हिमसेल्फ, उसकी हुकूमत गिर गई। यहाँ सरे पैलेस हुआ, किसी में मजाल थी जरदारी साहब को या बीबी को पूछता। एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स हुए, किसी की मजाल है, बल्कि सारे डिफेंड करते हैं। तोशा खाना हुआ, फरा गोभी हुई, किसी की मजाल है कि खान साहब से कोई बात करे पूछे। हर किसी ने अपना अपना एक वली बनाया हुआ है। इसलिए मोरालिटी की मैं इसलिए बात अब सियासत में करता नहीं हूँ। और मैं जब आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, मैं इसको प्योरली एक स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल गेम देखता हूँ। इतनी सीटें चाहिए, पंजाब बचता है, इतनी लीड चाहिए, सेंटर बचता है, उनको इतनी सीटें चाहिए तो प्रेशर उनका बढ़ता है। ये बड़ी अब कैलकुलेटेड एक चीज़ आ गई है। तो अखलाकियात में तो ना जाए, वो किताबी बातें हो जाती हैं। सो उसका फ़ायदा कोई नहीं, हम बैठ के आपस में 5 बंदे बैठ के नसीहतें करें और कहें जी ऐसा इस्लाम आएगा, वो छड़ दो। मालिक साहब और फरीहा दोनों, इसका मतलब है जो जमहूरियत का तसल्लुल है वो भी जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सका और इसके जिम्मेदार क्या सियासतदान नहीं है कि वो इस्लाहात ना ला सके और पार्टी विरासतिज़्म पे चलती रही, तो फिर अवाम हकीकी जमहूरियत से महरूम रहेगी। आई थिंक मुझे कह रहे जी मालिक साहब, देखिए तो बड़ी अहम बात की आपने भट्टी साहब, ये हमेशा यही मेरा मौक़िफ़ है। कोई प्रॉब्लम जी, अमेरिका में उन्होंने एक स्टडी की कि जो कांग्रेस पीपल है सेनेट में है, तकरीबन कांग्रेस के अंदर 38% प्लस और सेनेट के अंदर भी तकरीबन यही एवरेज रही जो खानदानी तौर पे सीटें। लेकिन वहां पे अगर जॉर्ज बुश सीनियर का बेटा सदर बनता है दोबारा, तो उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्राइमरीज जीतता है अपनी पार्टी की, फिर नॉमिनेशन जीतता है, फिर वो इलेक्शन में कैंडिडेट बनता है। जॉर्ज बुश सीनियर उठ के जॉर्ज बुश जूनियर को नहीं बना सकता। यहाँ पे वली खान के साहबजादे असफर यार वली पार्टी प्रेसिडेंट, मौलाना साहब के बेटे मौलाना साहब प्रेसिडेंट, जरदारी का बेटा उधर, मियाँ साहब अगर सामने हैं तो भाई भी अंदर है, और जो साहबजादी हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की। ये सब कोई डेमोक्रेसीज नहीं है, ये तो खानवादे हैं। अगर ये प्रोसेस गुजर के आए कोई बुराई नहीं है। लेकिन डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बंदा इंजीनियर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा भी उसी एनवायरनमेंट में गुजरेगा। बड़ी नेचुरल चीज़ है कि पॉलिटिशियन बनना चाहेगा। तो बात ये नहीं है कि आपका वालिद वाली लाइन है कि नहीं, क्या आपने अपनी जगह अर्न की है कि नहीं की, ये असल इशू है। प्रोसेस एक मुझे मौका मैं इसी से नहीं, मुझे वो इसी से मालिक यार, मैं आप इससे ना एक अपोजिशन में जाना चाह रहा हूँ। जो आप सारे बात कर रहे हो, इस मुल्क का 23वां प्राइम मिनिस्टर बैठा है शहबाज शरीफ इस वक्त। 22 जो पहले वज़ीर आज़म आया उसमें एक वज़ीर आज़म का नाम मुझे बता दो जो अवाम के वोट से आया और अवाम के वोट से गया है। मेरा आप सब से ये चैलेंज है कि इस मुल्क में जमहूरियत आई नहीं है, आपने पाकिस्तान के लोगों को ये मौका दिया ही नहीं है लीडर बनाने का। सबसे बड़ा लीडर जो है वो जनरल अयूब को डैडी कहा करता था। मुझे बता दें पाकिस्तान में कभी अवाम से कोई लीडर आया तो फिर मैं आपसे बहस नहीं करता। नहीं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। देखें, बात ये नहीं होती जैसे कहते हैं ना किसी इंसान के बारे में, यार ये ना देखें शुरू कहाँ से हुआ, ये देखें पहुंचा कहाँ पे है। जुनैद मरहूम से कमजोर कोई नहीं था,
बाजू से पकड़ के पकड़ा ने वजीर आजम बना दिया, वो बंदा जवाहरलाल के सामने खड़ा हो गया। ऐसी तो बात क्या हुआ? फिर क्या हुआ? चाइना से आया, सुन ले ना, फिर चाइना से आया वजीर आजम पाकिस्तान, ये सुन ले, मेरी बात सुननी जरूरी है। उसका हशर आपने ये किया कि वो चाइना से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठा था, पता लगा यू आर बीइंग फायर्ड, ये उसके साथ हुआ। हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बात बताएं, तो आप पहले हिस्से का जवाब दे रहा हूँ। अगर वो डैडी कहता था, वही बंदा इनमें खड़ा होकर मोस्ट पॉपुलर लीडर बना, फांसी भी चढ़ गया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इशू ये है, जिस मुल्क में आर्मी चीफ का आपको बयान याद है पिछले दिनों जब आया था, जब उन्होंने कहा कि यार हम क्या करें, हम तो इनको कहते हैं, हम तो इनके पास मिलने नहीं चाहते, ये हमें मिलने आते हैं। ये भी एक फैक्ट है। जब हर पॉलिटिशियन ये चाहेगा कि चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो पीएमएलएन से हो, चाहे वो एनपी से, अगर हर कोई ये चाहेगा कि सेक्टर कमांडर मेरा दोस्त हो, तो फिर आप खुद उनको जगह उनकी जरूरत से ज्यादा बनाते। एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है सर, क्रीपिंग एनेक्सेशन। क्रीपिंग एनेक्सेशन क्या होती है? आहिस्ता आहिस्ता या जगह आप लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जगह आप छोड़ते हैं। पॉलिटिशियन एक ही तरीके से जगह लेता है, वो परफॉर्मेंस से। ये सारा मुझे 10 सेकंड लूंगा, ये बड़े शौक से सारे अर्दवान की बातें सुनाते हैं। प्रेसिडेंट अर्दवान तुर्की के, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, अर्दवान की हिस्ट्री सुने आप। जब अर्दवान पहली बारी पावर में आए, उनकी कोई इतनी परफॉर्मेंस ये नहीं वो थी, उन्होंने आके फौज पे हाथ डाला, फौज ने उठा के उनको बाहर फेंका, पार्टी भी बैन कर दी। जनाब दूसरी पार्टी बनी, आए, फिर दोबारा आराम से धीमे धीमे इलेक्शन जीता। उन्होंने 6 साल कुछ और नहीं किया, उन्होंने इकॉनमी दबा के तगड़ी की, लोगों की जिंदगियां बदली। उसी मुल्क में लोग, फिर आपने देखा आर्मी टैंकों के आगे लेटी, लोग लेट के, लोगों ने कू खत्म कर दिया, लोगों ने सड़कों पे मिलियंस ऑफ लोग आ गए, और अब उसी मुल्क में हजारों की तादाद में पुलिस वाले और फौजी और सारों के ट्रायल भी चले। बातें करने से नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि फौज का या दूसरों का इंटरेस्ट आप पे कम हो, आप मजबूत हो, उसका एक ही तरीका, वो है डिलीवरी, परफॉर्मेंस। हर वजीर आजम गिरने से पहले, चाहे वो भुट्टो था, चाहे वो इमरान थे, चाहे कोई भी था, पहले एक टाइम आता है, आप देखें वो अनपॉपुलर होते हैं या किए जाते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस आपकी सॉलिड है, आपको कोई अनपॉपुलर करनी, आपकी बेस सॉलिड होती है। लेकिन अगर आप मांगे तांगे की पावर पे चल रहे हो और परफॉर्मेंस। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। फरिया साहबा, मैं ये बात आपकी तरफ लाता हूँ, थोड़ी सी बात इन्होंने की। अभी स्कैंडल निकले कि जी बोरिस जॉनसन ने अपने डोनर्स को ठेके दिए, जो उनकी रॉयल्टी है, जो उनके बच्चों की एनजीओज को डोनेशन दे रही थी, उनको टाइटल्स ऑफर किए गए। तो वहाँ भी तो सोफिस्टिकेटेड वारदात है। वारदात हम जरा नंगा होकर खेलते हैं, वो जरा लुक लुका के खेलते हैं। आप क्या फारिग हो गया ना, बोरिस जॉनसन फारिग हो गया ना। हाँ जी, फारिग तो फिर इधर भी हो जाते हैं, मगर खेल तो वही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जरा डेमोक्रेसी का एक ड्रामा पहले चल पड़ा था वहाँ पे। आई एम नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सजा जजाए देखिए। जी बोलिए फरिया साहबा। देखिए, सजा जजा का कॉन्सेप्ट तो है, वहाँ पे नेम एंड शेम का भी कॉन्सेप्ट है। मसला यही है, जो अभी थोड़ी देर पहले मालिक ने भी कहा, कि मसला यही है कि हमने यहाँ पर समझ लिया है कि सब बुरे हैं। जो मुझे सबसे बड़ा इतराज है कि पिछले कई सालों से हम एक ही नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं। पहले पीटीआई कहती थी कि ये सब चोर हैं, बाकियों ने आप साबित करना शुरू कर दिया है कि पीटीआई चोर है। सो हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चों को कि सब चोर है। अब सब चोर है तो क्या फिर चोरी ठीक हो गई? क्या फिर चोर होना सही हो गया? बजाय इसके कि आप टारगेटेड ऑपरेशन करें, लोगों को पकड़ें, उनको अकाउंटेबल करें, उनको साइड पे करें, आप उन्हीं लोगों को बार बार लाते हैं, उन्हीं को चोर डाकू भी कहते हैं, उन्हीं को फिर तमाम मामला थमा देते हैं। फिर कुछ ऐसे बाद एक फैशन की तरह, जैसे नया फैशन आता है, एक बुखार आता है, क्विकली मालिक साहब, क्विकली मेरी क्लोजिंग है, ऑपरेशन रिपीट किया जाता है। मसला ये है कि आपको सिस्टम मजबूत करना है और जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना है। दुनिया में इतने निजाम चले, बादशाहतें चली, डिक्टेटरशिप चले, सब कुछ चले, पूरी दुनिया में जमहूरियत क्यों चल रही है? तमाम निकायस के साथ सिर्फ एक फर्क है, ये वाहिद निजाम हुकूमत है जिसमें सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है कि अपनी इस्लाह कर सकता है। सिर्फ ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए हमारे पास चॉइस कोई नहीं, जैसा भी है, जैसा नहीं भी है। चले, आई हैव टू लीव इट देयर। आपकी बात आ गई, मगर मैं शिष्ट में आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि क्या ये जमहूरियत इस जो बिग बिजनेस की इशराफिया है, इसको ज़्यादा सूट तो नहीं करती? कोई कहता है कि अगर इलेक्शन से मसाइल हल होते तो शायद ये इलेक्शन पर भी पाबंदी लगा देते। एक राय है, गलत हो सकती है। आज का ये शो था, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।